आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करें तो कौन कौन सी यूनिट्स रहेगी, कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम लोग mm में लेते हैं, मिलीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में या फिर मीटर में, है ना, जैसे भी। तो इनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट की, हम लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? मेट्रोलॉजी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो चूंकि जो मेट्रोलॉजी हमारा है बेसिकली वो क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन का विज्ञान। हमें किसी भी चीज को मापना है तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे, जितने भी अपने पास प्रोसेस थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनके सबके बारे में हम लोग इस मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो मेट्रोलॉजी जो है बेसिकली उसमें क्या है कि हम लोग क्यों किसी मतलब मेट्रोलॉजी जो का एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं थ्रू मेट्रोलॉजी, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं। यानी कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को या वर्कपीस जो हमारा जो सैंपल होगा या जो भी हमारा पार्ट होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो एज पर कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेम वैसा बने जैसा कंज्यूमर को चाहिए उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एश्योर कर रहे हैं, या हम यूं कहें कि बेसिकली उत्पाद का जो गुण स्तर है वो हम लोग निर्धारित कर रहे हैं मेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अब अगर हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एश्योर करना है, इट मीन्स हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों को रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जैसे अगर हम लोग इंस्पेक्शन करें, यानी कि हम लोग नियमित निरीक्षण करें, तो दो तरह से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एक तो आपका पैसिव इंस्पेक्शन और एक होता है एक्टिव इंस्पेक्शन। जो पैसिव इंस्पेक्शन है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बन गया किसी प्रोसेस से, फिर फाइनली जब वो फिनिश प्रोडक्ट अपना फाइनली बन गया, उसके बाद हम लोग उस प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में कि अब वो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एज पर कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जो स्पेसिफिक डायमेंशन और शेप और साइज जो हमने बताई थी, जो यूजर के स्पेसिफिकेशन थे, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना, हम लोग चेक करते हैं। अगर वो बनता है वैसा, चेक करने के बाद अगर वो फाइंड होता है कि वैसा सेम जैसा कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में बना है तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेड होता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो वर्कपीस पर्टिकुलर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई पैसिव इंस्पेक्शन की बात। एक होती है एक्टिव इंस्पेक्शन। एक्टिव इंस्पेक्शन में क्या होता है कि अगर इन बिटवीन जैसे कोई पार्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से बन रहा है या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से बन रहा है, तो इन बिटवीन भी अपन क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि हमारा पार्ट है हमारे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसकी साइज एंड शेप जैसे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी साइज एंड शेप आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये हम लोग इन प्रोसेस इंस्पेक्शन जो करते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ कहीं प्रोसेस में फॉल्ट है या किसी ऑपरेशन में अगर दिक्कत है या प्रोडक्ट सही से नहीं बन रहा है, कोई भी तरह का टूल्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो और हमारा प्रोडक्ट उसकी वजह से सही से नहीं बन पा रहा है, तो इन प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे और वो जो भी एरर फाइंड आउट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ हमें कि एट द लास्ट ऑफ फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा हमें, है ना, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे पूरा का पूरा कि वो एग्जैक्टली सेम जैसा हम चाह रहे थे वैसा के वैसा बना हो, कि है ना। जबकि उससे पहले जो पैसिव इंस्पेक्शन में क्या था कि अपन तो फाइनल जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चेक करते हैं। अब अगर इन बिटवीन प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ थी किसी टूल्स में या कोई इक्विपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम थी, अगर हमने ऑपरेशन सही से नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, सही से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो इंस्पेक्शन डिपेंड करता है इंडस्ट्री में कि किस टाइप का इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं। मतलब वो हो सकता है आपको एक्टिव, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपके लिए एक्टिव इंस्पेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज पार्ट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, अपन को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट हो, तो हो सकता है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़े। अदरवाइज नॉर्मल अगर हमारी इंडस्ट्री हो तो हो सकता है हमारा पैसिव इंस्पेक्शन से भी काम चल जाए। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंस्पेक्शन की। तो वो हम लोग अब जो इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, है ना, तो किसी भी चीज़ को इंस्पेक्शन करने के लिए, रेगुलर इंस्पेक्शन करने के लिए कि वो प्रोडक्ट हमारा रिक्वायर्ड क्वालिटी के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें तीन चीज़ें चाहिएगी। जैसे सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि अगर हमें इंस्पेक्शन करना है तो हमें सबसे पहले के स्टैंडर्ड यूनिट्स पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब मानक इकाइयाँ।
मानक इकाई है, इट मीन्स अगर सपोज करो मैं कोई मेरा प्रोडक्ट है उसके डायमेंशन मेजर कर रहा हूँ, तो लेंथ को मेजर करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि लेंथ को मैं मिलीमीटर में मेजर कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ या मीटर में मेजर कर रहा हूँ। वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी, मीटर या सेंटीमीटर, है ना, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं कि केल्विन में मेजर कर रहे हैं, वो भी क्या एक तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसे अगर हम द्रव्यमान को मेजर करें, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं या फिर पाउंड में मेजर करते हैं, है ना, तो डिपेंड करता है आपका कि वो ये पाउंड, किलोग्राम और ग्राम क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो हमें क्या है, मेजरमेंट करने के लिए पहले तो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स पता होनी चाहिए कि हम इस चीज को इन यूनिट्स के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करना है तो हम बोलेंगे कि मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर हमें किसी भी चीज का अगर हम कहें जैसे टाइम को मेजर करना है तो टाइम का आपको सेकंड्स में मेजर करना है कि मिनट्स में मेजर करना है कि हावर्स में मेजर करना है। ठीक है, तो पहली जो चीज हमें इंस्पेक्शन के लिए चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम है उनमें कौन कौन से यूनिट्स काम में लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपना दूसरी जो अगर इंस्पेक्शन के लिए हमें हम बातें की सबसे जो मेन चीज हमें चाहिए वो बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, या कोई मेजरिंग डिवाइस हो गया, कोई टूल्स हो गया, है ना, कोई गेज हो गया, जो बेसिकली सारे के सारे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हम यूं कहें मापन यंत्र, यानी कि हमारे पास कोई डिवाइस होगी जिससे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डायमेंशंस को मेजर कर पा रहे हैं कि हमारी वो डायमेंशन जैसे रिक्वायर्ड हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं जा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल स्केल लेते हैं अपन, तो स्केल से हम लोग क्या मेजर कर पा रहे हैं कि इतने जैसे 5 mm साइज है तो 5 mm साइज है कि नहीं है। वर्नियर कैलिपर हम लोग यूज करते हैं, 6 mm 3 mm हमारी साइज है कि नहीं, तो वर्नियर कैलिपर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी लेंथ, या फिर हम लोग वेट के रेफरेंस में बात करें तो वेट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ वेट को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए जो कि मेजर करेगी इस चीज का वेट 5 किलो है, 10 किलो है या 10 ग्राम है, जो भी आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या हुए, कोई डिवाइस होगी जो कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग किसी डायमेंशन को मेजर करने का काम कर रहे हैं, है ना। किसी चीज की डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, तो मुझे जैसे इस उंगली की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई लेनी है, तो ठीक है, मेरे पास एक डिवाइस होगी, उससे मैंने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास एक डायमेंशन आ गई कि मेरी उंगली की इतनी डायमेंशन है, यानी मेरी उंगली इतने mm की है या इतने सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट हो गए बेसिकली क्या है, हमारे को डायमेंशन उससे प्राप्त हो रही है, या फिर हम यूं कहें कोई सरफेस है, उसको सरफेस के मेजरमेंट के लिए, जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस को यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मेजर करना है। ठीक, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, और फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, उसके बाद ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए कि हम लोग कौन सी यूनिट में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं कि सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं कि mm में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में समटाइम हम लोग गेज भी यूज करते हैं। तो गेज का थोड़ा सा क्या है कि हमें स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गेज बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो हम लोग गेज से भी चेक कर पा रहे हैं, लेकिन गेज क्या है, किसी भी पार्ट की एक्चुअल डायमेंशंस नहीं बताता है। गेज का काम क्या होता है, सिंपली कि हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में हम एज पर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, हमारे पास जैसे कोई प्रोडक्ट है कि 10 mm साइज का हमें एक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 10.05 से लेकर और 9.05 के बीच का प्रोडक्ट मुझे चलेगा, या फिर सॉरी 9.95 से लेके 10 पॉइंट, या यूं कहें अपन शॉर्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करो मुझे 1 सेंटीमीटर का प्रोडक्ट बनाना है ना, तो 1 सेंटीमीटर की कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंज्यूमर ऐसे कहता है कि अगर 1.5 सेंटीमीटर भी है तो मुझे एक्सेप्टेड है, और इधर अगर 0.5 अगर कम है ना, यानी कि अगर हम यूं कहें कि अगर वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली अगर 1 सेंटीमीटर का नहीं भी बनता है ना, तो भी क्या है, कंज्यूमर को जो टॉलरेंस रेंज है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, वो डिपेंड करेगा कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना है। ऐसे हम लोग वेट के मेजर की बात करें, जैसे मेरे को वेट के हिसाब से किसी ने कहा कि मुझे 100 ग्राम का मेरे वर्कपीस का जो फाइनल जो वेट है वो 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कंज्यूमर को उसमें भी क्या आपको कुछ ना कुछ टॉलरेंस देनी पड़ेगी, कि हो सकता है मेरे को 100 ग्राम है तो 101 ग्राम 102 ग्राम तक भी मेरे को चलेगा, या फिर 98 ग्राम या 97 ग्राम तक भी मेरे को चलेगा। तो +- 2 या 3 ग्राम का जो भी टॉलरेंस है वो डिपेंड करेगा कि यूजर की रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकता है। कोई यूजर ऐसे कहे कि नहीं मुझे तो मतलब 100 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है तो मुझे तो मतलब है ना 100.05 तक ही एक्सेप्टेड है। अगर 100.05 100.05 से अगर ऊपर है तो वो प्रोडक्ट मुझे अनएक्सेप्टेड है। ऐसे अगर टेम्परेचर की बात करें, हो सकता है जैसे यूजर कहे कि मेरा जो रूम का टेम्परेचर है एग्जैक्टली 40 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, तो
अगर 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं रहता है तो वो जो टॉलरेंस देगा, है ना, कि 40.1 भी मुझे एक्सेप्टेड है और 39.9 भी मुझे एक्सेप्टेड है। इसके बीच में अगर मेरा रहेगा, यानी कि 39.9 से 40.1 के बीच में अगर हमारा टेम्परेचर है तो मुझे एक्सेप्टेड हो सकता है। कोई यूजर ऐसे कहे कि मुझे तो 39.5 से लेके और 40.5 तक भी एक्सेप्टेड है। तो वो जो एग्जैक्ट जो मेजरमेंट हम कर पा रहे हैं उसके लिए तो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन जो हमारे जो गेज है, गेज कभी भी क्या है, किसी पार्ट के एक्चुअल में डायमेंशंस नहीं बताते। गेज सिंपली ये बता देगा कि ये प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्टेड है कि नहीं एक्सेप्टेड है, यानी कि ये प्रोडक्ट इस रेंज में है कि नहीं। उसको कैसे समझे हम, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, बॉल का साइज मैंने फिक्स कर लिया कि इस बॉल का जो अगर कोई मेरे पास ये मानिए कि कोई ये चूड़ी टाइप में है, यूँ समझिए ना, तो या यूँ जो सपोज करो तो उस जो चूड़ी है बेसिकली, है ना, एक सर्किल है एक मेरे पास, है ना, उसका डायमीटर सपोज करो, जैसे अगर वो कहे कि मेरा 10 mm डायमीटर का मेरा एक सर्किल है, कोई ऐसा मेरा प्रोडक्ट है जिसका 10 mm डायमीटर है ना, यानी कि उसका व्यास क्या है, 10 mm डायमीटर है। अब क्या होगा, मेरे पास कोई ऐसा गेज होगा जो क्या होगा, उसके अंदर से वो 10 mm का जो पीस मैं बना रहा हूँ वो आराम से पास हो जाए। इसका मतलब उसकी रेंज क्या है आपकी, 10 से थोड़ा ज्यादा वाला, यानी कि 10.1 mm अगर उसकी अगर हम लोग बना देंगे तो 10 mm का पीस उसमें से आराम से निकल जाएगा। तो गेज सिंपली क्या कर रहा है कि अगर वो जैसे ही वो पीस 10.1 mm मेरा गेज का साइज है और मेरे को एक्चुअल साइज कितनी चाहिए थी, 10 की यूजर की रिक्वायरमेंट थी कि 10.1 तक मेरे को चलेगा, तो गेज की अपन इस तरह सेटिंग की कि 10.1 से जो अगर जो बड़ा पीस होगा वो इसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, हम लोग जैसे मेरा कोई पीस है उसको मैंने इसके अंदर पास किया गेज से और गेज ने चेक किया, पास हो गया, इसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्टेड है। अगर वो पास नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसके साइज 10.1 mm से ज्यादा है। तो गेज सिंपली बेसिकली आपको क्या बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन से गुड प्रोडक्ट है, कौन से बैड प्रोडक्ट है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेड होंगे तो वो तो गुड प्रोडक्ट हो जाएंगे, जो पार्ट हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे, बैड प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो गेज का सिंपली काम क्या है, गेज कभी भी ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि गेज कभी भी पार्ट के एक्चुअल डायमेंशंस नहीं बताता है। गेज सिंपली आपको ये बताएगा कि प्रोडक्ट इस टॉलरेंस रेंज में है, यानी कि एक्सेप्टेड है कि ये नहीं है, वो जो भी हम लोग उसकी गेज का जो टॉलरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जनरली क्या है कि आजकल जो यूजुअल ट्रेडिशन प्रैक्टिकल्स में चल रहा है, मोस्टली हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी कई बार गेज यूज कर लेते हैं कई टर्मिनोलॉजी के अंदर, है ना। बट एक्चुअल के अंदर जो गेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि आपका पार्ट एक्सेप्टेड है कि नहीं है, रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्टेड हो रहा है। तो वो आपका इस डायमेंशन रेंज में होगा तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, अगर उसमें रेंज में नहीं हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। बट वो कभी भी गेज हमारी एक्चुअल डायमेंशंस नहीं बताएगा, ठीक है। बट वो आजकल जो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेंड में आ रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कुछ मैकेनिकल गेजेस यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका अगर वो एक्चुअल जैसे प्रेशर गेज है तो प्रेशर गेज आपको एक्चुअल प्रेशर की रीडिंग दे रहा है, जबकि गेज का काम क्या होता है, वो गुड या बैड प्रोडक्ट ही बताएगा। तो आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है और इस हिसाब से प्रैक्टिकली ये चीज फॉलो करने लगे, बट एक्चुअल के अंदर जो गेज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि वो पार्ट का आपका एक्सेप्टेड है कि नहीं, गुड और बैड प्रोडक्ट के अंदर वो लॉट को डिफाइन कर देगा। ये तो बात हुई गेज की। तुम्हारे पास डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिसमें मैंने कहा कि कुछ डिवाइस हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या फिर कुछ गेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास यूनिट्स हो गई, है ना, जिससे हम लोग मेजर कर पाएंगे कि इतने यूनिट 5 मीटर का है कि नहीं है, 6 मीटर का है कि नहीं, तो वो तो यूनिट पता हो गई इंस्पेक्शन करने के लिए। दूसरा हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा कि हाँ ये जो कोई स्केल हो गया या फिर वर्नियर कैलिपर हो गया या माइक्रोमीटर हो गया या जो भी आपका, कि ये पर्टिकुलर पार्ट इतने साइज का है कि नहीं है, वो हमारे पास वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि हमें मेजरिंग मेथड, हमें मेथड भी पता होना चाहिए, कौन सी प्रोसेस से, कौन सी विधि से, कौन सी प्रक्रिया से हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सपोज करो हम लोग वर्नियर कैलिपर से अगर कोई मेजर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसको पार्ट को उसके बीच में फिट करना है, ठीक है, और फिर किस तरीके से उसकी जो रीडिंग है उसको कैलकुलेट करना है, पढ़ना है, ठीक है, वो भी हमें आना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे मेजरिंग के कुछ मेथड जैसे सरफेस रफनेस मेजर करनी है, तो सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए पर्टिकुलर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस रफनेस मेजर कर पाते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं कंक्लूड करता हूं कि हमें अगर इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन क्यों करनी है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी अश्योर कर रहे हैं कि हमारा उत्पाद का जो गुण स्तर है वो पर्टिकुलर जैसा कंज्यूमर चाह रहा है वैसा है कि नहीं, यानी कि उत्पाद का गुण स्तर निर्धारित करने के लिए बेसिकली प्रोडक्ट की क्वालिटी अश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंस्पेक्शन करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहले हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ यूनिट्स होंगी, ठीक है, उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, वो हमारे पास होने चाहिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। और थर्ड हमें मेजरिंग मेथड का भी पता होना चाहिए कि हम लोग किसी चीज को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली बात हुई कि हम लोग रेगुलर इंस्पेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अब जो हमारा जो आज का जो टॉपिक था कि बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट्स की हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है ना।
तो अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट क्या है बेसिकली मात्रक, हम किसी भी चीज़ को मेजर करना है मात्र, जैसे मैंने बताया था अभी कि लंबाई को हम लोग अगर मीटर में मेजर करें तो मीटर मेरे लिए क्या हो गया, एक यूनिट हो गया। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं तो किलोग्राम मेरे लिए क्या होगी, यूनिट होगी। द्रव्यमान को अगर मैं ग्राम में मेजर कर रहा हूँ तो ग्राम मेरे लिए यूनिट होगी। टेम्परेचर को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहा हूँ तो डिग्री सेल्सियस मेरे लिए क्या होगी, यूनिट होगी। तो हमें सबसे पहले हमें ये क्लियर कर डिफाइन होना चाहिए कि हम लोग कौन सी यूनिट के अंदर मेजर कर रहे हैं, हमारा जो डिवाइस है वो कौन सी यूनिट के अंदर हमें आउटपुट दे रहा है। तो बेसिकली जो यूनिट होनी चाहिए वो बेसिकली अगर हम यूँ बात करें कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए, और जो यूनिट है वो स्पेस और टाइम के साथ चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को 5 mm मेजर करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरी डिवाइस अगर मैं किसी दूसरे प्लेस पे जाता हूँ वहाँ पे उसी चीज़ को 5 mm से ज़्यादा बता दे, है ना। यानी कि हमारी जो यूनिट्स है वो आपकी क्या होगी, 5 mm जितनी यहाँ पे है, अगर आप दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे जिले के अंदर जाएंगे, दूसरे स्टेट के अंदर जाएंगे तो भी हमारी क्या है वो 5 mm, तो 5 mm ही एग्जैक्टली क्या होगा, रहेगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो ये कि हमारी जो यूनिट होनी है वो बेसिकली हमारी क्या होनी चाहिए, स्पेस और टाइम के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इजीली हमारी क्या हो सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मतलब सपोज करो आप लोग mm में मेजर कर रहे हैं या फिर दूसरी यूनिट इजीली मीटर में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो यूनिट्स हो गई बेसिकली। तो यूनिट्स अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, तो जैसे अगर लेंथ है तो लेंथ हमारे पास एक बेसिक एक तरीके से बेसिक यूनिट होगी कि हमें लेंथ को किस चीज़ में मेजर करना है। इसी तरह अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हमें किस चीज़ के अंदर मेजर करना है। इस तरह अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम को हमें किस यूनिट के अंदर मेजर करना है। तो डिफरेंट जो इंडस्ट्री के अंदर जो यूजुअल जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ सिस्टम्स इजाद किए गए इस चीज़ के लिए। सबसे पहले जैसे बात करें अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। जैसे हम मेन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो पहले FPS सिस्टम चलता था, CGS सिस्टम चलता था, MKS सिस्टम चलता था। हम वन बाय वन अपन बात करते हैं। जैसे बात करते हैं अपन FPS सिस्टम की। FPS सिस्टम मतलब F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। यानी कि जो बेसिकली हमारे पास मैंने बताया था 3 हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं। पहला हमारे पास लेंथ पैरामीटर है, दूसरा मेरे पास क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान पैरामीटर है, तीसरा मेरे पास टाइम एक पैरामीटर है। ठीक है, तो जो 3 पैरामीटर हो गए लेंथ, द्रव्यमान और टाइम। तो जब FPS सिस्टम होगा उसमें लेंथ को किस में मेजर कर रहा हूँ, F मतलब फुट के अंदर, है ना, या फीट के अंदर। ठीक है, हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ को। इसी तरह FP, P क्या है, पाउंड, यानी कि हम लोग द्रव्यमान को किस में मेजर कर रहे हैं, पाउंड के अंदर मेजर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। और जो थर्ड वाला हमारा क्या था, टाइम को हम लोग FPS, S मतलब सेकंड के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है अगर हम लोग FPS सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, लंबाई जो आएगी वो फुट में आएगी, जो हमारा द्रव्यमान है वो पाउंड में आएगा, और जो टाइम है वो हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, तो FPS सिस्टम में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई FPS सिस्टम की। इसके बाद जो मैंने जो बताया कि हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट सिस्टम क्या था हमारा, CGS सिस्टम। CGS भी सेम वही, पहला हमारा क्या है, मास, दूसरा हमारा पहला हमारे पास लेंथ, फिर मास और उसके बाद में टाइम, यानी कि लंबाई और द्रव्यमान और टाइम। तो ये हमारे पास यूनिट कौन सी है, CGS। यानी कि लंबाई हमारे पास किसमें है, सेंटीमीटर में, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम और S स्टैंड फॉर सेकंड। यानी कि लंबाई हमें मेजर करनी है तो CGS सिस्टम में लंबाई किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, फिर हमें द्रव्यमान मेजर करना होता है तो द्रव्यमान हम लोग किसमें मेजर करते हैं, ग्राम के अंदर मेजर करते हैं। CGS सिस्टम वो ये भी कई कंट्रीज में यूज किया जाता है। तो CGS सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर CGS सिस्टम में केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है। इसी तरह जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो होती है हमारा MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारा जो लंबाई है वो मीटर के अंदर, द्रव्यमान है वो किलोग्राम के अंदर, और टाइम है हमारा वो सेकंड के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये MKS सिस्टम जिसे हम लोग पहले मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। यानी कि MKS जो सिस्टम है उसमें लंबाई को हम लोग मीटर में माप रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहे हैं,
और जो टाइम है उसको सेकंड में माप रहे हैं। और अगर हम बात करें जैसे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा किस में मापते हैं हम लोग, इसमें डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो एमके सिस्टम को ही फिर बाद में क्या हुआ कि चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि आजकल पूरा अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को अगर हम फॉलो करें, है ना, सारे के सारे वर्ल्ड, तो वो सबसे ज्यादा क्या रहता है, कन्वीनियंट रहता है। अगर एक पार्ट सपोज करो अमेरिका से हमारे पास आया, है ना, तो अमेरिकन कुछ अलग यूनिट्स यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ अलग प्रेफर कर रहे हैं। तो इस चीज प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या हुआ, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग एक पूरा वर्ल्ड एक कॉमन जो यूनिट से सबसे ज्यादा, अगर जो जितने भी अगर किसी चीज के लिए अगर हम लोग मेजरमेंट के टर्म्स में बात करें, तो कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट है, अगर हम लोग उन्हीं के रेस्पेक्ट में हर एक चीज को, द्रव्यमान को, टाइम को, या फिर हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे, तो जब किसी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा तो वो आपको यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने नया ऐसा ही सिस्टम इजाद किया। ठीक है, एस मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, सिस्टम, आई हमारा इंटरनेशनल, यानी कि बेसिकली ऐसा ही क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से जो एसआई सिस्टम है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो एमकेएस था उसी का मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम आया था, तो आजकल जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो एसआई सिस्टम यूज किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम लोग इसे कई बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस एसआई जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम लंबाई को जो मेजर करते हैं मीटर के अंदर मेजर करते हैं, जो मास होता है हमारा, द्रव्यमान होता है, उसको किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं, टाइम जो होता है उसको हम लोग सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। फिर बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर हमारा केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, अगर हमें करंट मेजर करना है, इलेक्ट्रिसिटी करंट मेजर करना है हमें, है ना, कितना करंट है, तो उसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ही हमें कुछ पता होने चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग किसी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो हम लोग मोल के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस चीज का थोड़ा एसआई सिस्टम का हमें अच्छे से थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग लंबाई को मीटर में मेजर कर रहे हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। इसी तरह क्वांटिटी अगर हम लोग सब्सटेंस की बात करें तो मोल के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस चीज का ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें यूनिट का कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर एफपीएस सिस्टम से हमें अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर हम एफपीएस सिस्टम में लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, फुट में, और सीजीएस सिस्टम में लंबाई को किसमें मापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है। जैसे अगर हम 1 फुट की बात करें तो 1 फुट में हमारे 12 इंच होते हैं और जो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 फीट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 30.48 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। तो हम लोग यूनिट को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसी तरह पाउंड को अगर हम लोग चेंज करना चाहें ग्राम के अंदर, सीजीएस के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में कितने होते हैं, 453.592 ग्राम्स होते हैं 1 पाउंड में। ठीक है, तो 1 पाउंड में जो 453.592 ग्राम्स होते हैं, यानी कि अराउंड रफली हम कह सकते हैं कि अराउंड 450 ग्राम्स का 1 पाउंड होता है ना। तो हमें ये भी क्वांटिटी भी, जो यूनिट भी हम लोगों को क्या होना चाहिए, मेजर करने आना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर फ़ारेनहाइट की, एक फ़ारेनहाइट के अंदर -17.22 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये भी पता होना चाहिए अगर हम लोग फ़ारेनहाइट को चेंज करें डिग्री सेल्सियस में, जिसका हमारे पास कुछ फॉर्मूला भी होता है ना, आप लोगों को ध्यान में भी रखना है, वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी होगा आपने पहले। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाहे डिग्री सेल्सियस में तो -17.22, अगर हम चाहे केल्विन में चेंज करना तो एक फ़ारेनहाइट में ऑलमोस्ट अराउंड 255.928 केल्विन के अराउंड एक फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये भी हमें कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ जो क्वांटिटीज है, जैसे हम बात करें फोर्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स की क्या यूनिट है, वर्क की बात करें तो वर्क की क्या यूनिट है, प्रेशर की बात करें प्रेशर की क्या यूनिट होती है, पावर की क्या यूनिट होती है। तो हम लोग इनको अगर इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमें सिंपल उसका डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला पता है, बड़े आसानी से। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फोर्स का एग्जांपल दूं, अगर मैं यूँ कहें कि मुझे फोर्स की यूनिट निकालनी है तो आपको सीधा पता होना चाहिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन यूनिट होती है। अगर आपको सीधा नहीं पता है डायरेक्टली तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और त्वरण को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो हमें सिंपली पता होगा फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास को हम लोग केजी के अंदर वो डिनोट कर रहे हैं, मतलब मेजर कर रहे हैं, और जो त्वरण है उसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर मेजर कर रहे हैं, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग हमारी क्या होगी, एक तरीके से फोर्स की यूनिट हो गई। और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स की हमारी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। वेट को भी हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर।
द्रव्यमान को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, ठीक है, वेट यानी भार, ठीक है। इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, जैसे सपोज करो मुझे प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो प्रेशर मुझे सिंपली पता होना चाहिए कि प्रेशर हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। अच्छा, पास्कल किसी को नहीं पता है तो पास्कल क्या होता है, बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हमें फिर भी कैलकुलेट करना मतलब नहीं याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। जैसे प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर क्या होगा हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स हम लोग किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और पर यूनिट एरिया, एरिया को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो बेसिकली जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे फोर्स को न्यूटन में मेजर किया और अपॉन में एरिया, यानी कि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास प्रेशर की जो यूनिट आई वो बेसिकली क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। इसी तरह जो प्रेशर को बार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बार एक बार में 100 किलो पास्कल होते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमें सिंपल कुछ स्टैंडर्ड जो क्वांटिटीज है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इनका भी पता होना चाहिए। वर्क की बात करते हैं, वर्क को नॉर्मली हम लोग जूल के अंदर मेजर करते हैं। इसको भी अगर किसी को मतलब अगर यूनिट नहीं पता है तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्स हमारा, हम लोगों ने जैसे अभी बात की कि फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो बेसिकली हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर हमारा पास क्या हो गया, वर्क की यूनिट हो गई। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पता होता है कि जो वर्क की यूनिट है वो जूल है। इसी तरह पावर की हम लोग बात करें तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, वाट के अंदर मेजर करते हैं, किलोवाट के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनका भी हमें क्या होना चाहिए, बेसिकली पूरा आइडिया होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का हमें इंस्पेक्शन करना है, अगर हमें, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर करनी है, तो हमें सबसे पहला क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स पता होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए सिस्टम मैंने बताए, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, या फिर एसआई सिस्टम जो कि वर्ल्ड वाइड हमारा एक्सेप्टेड है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, इनके अंदर जो क्वांटिटीज है उसको किस तरीके से मेजर करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए।